सो वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो लास्ट सेशन में बेटे हमने इंटेंजिबल एसेट स्टार्ट करा था इंड AS 38। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये तमाम चीजें देखने के बाद हमने कंट्रोल जब करा था उसके बाद हमने कुछ इलस्ट्रेशंस करी थी और कुछ केसेस करे थे। तो अब केसेस को अभी हम बरकरार रखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के इश्यूज पर आएंगे, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मैंने लास्ट केस स्टडी करी थी और उसके बाद आप अभी एक केस और लिखो, केस स्टडी। मेरा अपना मानना यह है कि जितने केसेस करे जाएं उतना ज्यादा बेहतर क्लियरेंस स्टैंडर्ड की होती है। W3 has a team of skilled employees। W3 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसकी एक टीम है स्किल्ड एम्प्लॉयज की, एंड इट कैन आइडेंटिफाई अब बेटे मैं देख रहा हूं मैं शीट के सामने आ जाता हूं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, शीट के लिए जगह नहीं बचती। मैं एक मिनट के लिए ये शीट वाली पोजीशन को क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अब हमारे पास जगह थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आइडेंटिफाई द इंक्रीमेंटल staff skills leading to future economic benefits, that will flow from training that it has provided to its employees. The entity does not expect any of its employee to leave the entity. एंटिटी को लगता है कि ये एम्प्लॉयज हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, लीव द एंटिटी, एंड एज ए रिजल्ट देयर स्किल्स are expected to stay with the entity. Can team of skilled employees be recognized as an intangible asset?
तो क्या हम टीम ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज को इंटेंजिबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? एज पर Ind AS 38, intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance। यह हमने शुरू में पढ़ा था। Before categorizing the asset as tangible or intangible, it should be seen whether it satisfies criteria of being an asset। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये एसेट है भी या नहीं, isn't it or not। अब आपको मालूम है ना, एसेट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले और काफी बार हम लोग एसेट की डेफिनेशन देख चुके हैं। एसेट का मतलब क्या होता है कि वो कंट्रोल होना चाहिए एंटिटी के द्वारा और एंटिटी उसके बेनिफिट का एक्सेस रोक सके, यानी कि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो। एन एसेट should be controlled by entity, should be controlled by an entity या by the entity। In the given case, entity does not have sufficient control and as such cannot be treated as an intangible asset। क्योंकि ये एसेट की परिभाषा को ही पूरा नहीं कर रहा एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए एंटिटी इसको किसी भी तरह का एसेट नहीं मान सकती है। W4 Limited owns and operates an interactive internet site on which anyone can post material, जैसे फेसबुक है, post material related to particular subject।
particular subject. The domain name is protected legally through registration with appropriate parties. Can it be recognized as an intangible asset? तो क्या इस इंटरनेट साइट को हम इंटेंजिबल एसेट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये है। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा आपका? एज पर इंड AS 38, intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Without physical substance. An asset should be controlled by an entity that is, इसका भी क्या मतलब है? That is, entity should have control of future economic benefits या future inflow, जो भी लिखना है। Such power normally arises from legal rights that are enforceable under the law. तो कोई एसेट पे जब हम कहते हैं हमारा कंट्रोल है, तो ये कंट्रोल कहां से उभरता है? हमारे पास लीगल राइट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि लीगली हम कंट्रोल कर रहे हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को। इन द गिवन केस it is an asset of the entity as entity has control through ownership of the website. Through ownership
of website through ownership of website and expects to generate future economic benefits. Future economic benefits. Future economic benefits by selling advertising space the asset क्या है? इंटरनेट साइट, वेबसाइट इज एन इंटेंजिबल एसेट. अब ये इंटेंजिबल एसेट कैसे है? इट इज नॉन मॉनिटरी. ये नॉन मॉनिटरी है, हेल्ड इन कैश नहीं है, ना ही रिसीवेबल है, तो ये नॉन मॉनिटरी है. करेक्ट. एंड हैव नो फिजिकल सब्सटेंस, और इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट है, तो उसका फिजिकल सब्सटेंस थोड़ी होगा. एंड बट या एंड इट इज आइडेंटिफाइबल. आइडेंटिफाइबल कैसे? क्योंकि एंटिटी का लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल कंट्रोल है. इट इज आइडेंटिफाइबल. तो इन कारणों से ये इंटेंजिबल एसेट है. बात समझ में आई कि नहीं आई? W5 Limited trades in transferable fishing licenses. And acquires (1,000) licenses, each of which entitles the holder to catch 1 ton of fish in a specified jurisdiction. jurisdiction का मतलब है लीगल एरिया, कि लीगली आप इसी जगह पर कर सकते हैं. Entity does not own a boat and does not intend to catch fishes of its own. मतलब एंटिटी खुद तो फिशिंग नहीं करना चाहती है,
can the licenses be recognized as an intangible asset? तो क्या आप इनको इंटेंजिबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आइए देखें. Although each license satisfies the definition of intangible asset, the licenses are not classified as an intangible as intangible assets the licenses are inventories for the entity. Licenses are inventories for the entity as held for sale. तो हैं तो वैसे ये इंटेंजिबल एसेट, लेकिन एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है क्योंकि उन्होंने इनको सेल के लिए रखा है, तो ये इंड एस AS2 के दायरे में आएंगे. बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग पॉइंट था. चलो जी, बहुत ही बढ़िया. फोर्थ, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट. आपने पीपी तो करा ही हुआ है कि नहीं? इंडिया 16, तो वही रूल्स हैं जो उसमें भी थे, इसमें भी वही है. करेक्ट? इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड only if it satisfies the following. Satisfies the following. A. Definition of intangible asset. And B. Asset recognition criteria. That is probable that future economic benefits, FEB, future economic benefits will flow to the entity and two, cost of the asset can be measured reliably. Cost of the asset can be measured
reliably. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि एक तो इंटेंजिबल एसेट हो और एसेट्स को जो रिकग्नाइज करने के क्राइटेरिया होते हैं वो सेटिस्फाई होगी, तो तभी हम उसको रिकग्नाइज करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? मैं कहना क्या चाहता हूं यहां ध्यान दें. W6 Limited having advertising business, purchase a painting for rupees 50 lakhs so that it can be placed in their corporate headquarters. Company has no intention of selling them in near future. Selling that in near future. Can painting be categorized as an intangible asset? क्या आप इसको इंटेंजिबल एसेट मान सकते हैं? क्वेश्चन ये है. हाँ जी, लिख लिया. As per Ind AS 38, intangible asset should not have physical substance. However, some intangible assets may be contained in container or on a physical substance. The container value यानी कि physical substance value, the container value
is usually immaterial. And generally the cost of the container is treated as an intangible asset. In the given case, painting is an intangible asset, as it is the knowledge और आर्ट जो कि इंटेंजिबल होते हैं, which embodies it rather than physical asset. Thus, painting should be categorized, yes, should be treated as intangible asset. तो पेंटिंग हम लेकर के आए, लेकिन जो आर्ट है, जो उसकी नॉलेज है, वो इंटेंजिबल एसेट है, तो इसलिए इसको इंटेंजिबल एसेट माना जाना चाहिए, खास तौर से अगर पेंटिंग रेयर है तो। An airline company W7 incurs huge training expenses for its pilots. For its pilots before starting their services. In return, the pilot has to enter into a 3 years bond that is, they cannot leave the country, they cannot leave the entity before 3 years.
if the pilot leaves the company during the 3-year period, a proportionate amount of training cost will have to be reimbursed. By them का मतलब पायलट से. Bond is supported by a legal guarantee. Supported by a guarantee लिख लो, कोई बात नहीं. In the past, the airline has been successful in its claims against द डिफॉल्टिंग पायलट्स, यानी कि जिन लोगों ने 3 साल के बॉन्ड को तोड़ा है, तो उनसे जो रीइंबर्समेंट मिलना था पिछले पास्ट में कंपनी को मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई है. कहने का मतलब यह है डिफॉल्टिंग पायलट्स. कैन the training expenses be treated as intangible asset? तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में. कल आप ऑडिट पे जाओगे किसी एयरलाइन की, तो आपको पता लगेगा उन्होंने ट्रेनिंग पे जो खर्च करा है उसको उन्होंने एसेट के रूप में दिखाया है या उन्होंने पीएनएल में चार्ज कर दिया है. तो आपको क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, इसके लिए आपको इस तरह के केसेस मालूम होने चाहिए और स्टैंडर्ड आपको इन्हीं बातों के लिए तैयार करता है. करेक्ट. तो क्या आंसर लिखें? एज पर इंड AS 38 an intangible asset can be recognized only when it satisfies the definition of intangible asset and asset recognition criteria. Asset recognition criteria.
in the given case, the entity has legally controlled and protected फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्योंकि कंपनी ने बॉन्ड भराया हुआ है, करेक्ट, एंड ऑल्सो मीट्स डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है? ट्रेनिंग कॉस्ट खर्चे हैं, इजंट इट और नॉट? तो इंटेंजिबल एसेट्स की जो परिभाषाएं हैं, तो जो खास तौर से इंटेंजिबल एसेट के क्राइटेरियाज हैं, उनको ये मीट करती है, इजंट इट और नॉट? आइडेंटिफाइबल एसेट होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी होना चाहिए, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ऑल्सो मीट्स डेफिनेशन ऑफ an intangible asset. So the entity can recognize training expenses as an intangible asset. As an intangible asset. हालांकि नॉर्मली जो ट्रेनिंग खर्चे होते हैं उनको हम पीएनएल में ले जाते हैं, उनको कैपिटलाइज नहीं करते, लेकिन इस केस में कंपनी का लीगल कंट्रोल है, तो इसलिए इसको करा जा सकता है, करेक्ट। A bakery manufacturer bread is very popular with its customers. Using a recipe that it found in a famous क्या लिखें, अब क्या कोई वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा, तो कुक बुक लिख देता हूं। अब कोई टेक्निकल वर्ड मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपको बेहतर वर्ड अच्छे अगर आता है तो लिख लेना। तो क्या कहते हैं, रेसिपी बुक्स वगैरह, फाउंड इन ए फेमस कुक बुक दैट इज इन द पब्लिक डोमेन। तो उस मैन्युफैक्चरर को कि जो ब्रेड है बड़ी लोगों में पॉपुलर है, करेक्ट, और उस ब्रेड को बनाने की जो विधि है वो उसने एक रेसिपी बुक से सीखी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो रेसिपी बुक जो है या कुक बुक जिसको मैंने बोला, वो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, सभी के लिए उपलब्ध है, करेक्ट। although
The cookbook publication is protected by copyright there is no limitation on the use of the recipe. रेसिपी की स्पेलिंग आप देख लेना, करेक्ट, शायद मैंने ठीक ही लिखी है, फिर भी कई बार गलतियां हो सकती है क्योंकि ऐसे कुछ अल्फाज होते हैं जो हमारे दिमाग में आए दिन हम इनको तो यूज करते नहीं है, isn't it? Many of the bakeries competitors produce same bread. Can रेसिपी, उसको बनाने की जो विधि है, कैन रेसिपी बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट? क्या रेसिपी को इंटेंजिबल एसेट माना जा सकता है? अब पहले तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। एज पर इंडियाज 38, इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी asset without physical substance. Without physical substance. An asset should be controlled by the entity. इसका मतलब है कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो एंटिटी के कंट्रोल में होने चाहिए। कंट्रोल ओवर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स FEB जनरली अराइजेस, जैसे कि हमने पहले भी ये लाइनें लिखाई थी, जनरली अराइजेस। बार बार इतना लिखाने के पीछे रीजन है कि आप एक बार में जब पढ़े, एक ही बार पढ़े तो पूरा स्टैंडर्ड आपको याद हो जाए। अभी तो आपको बोरिंग लग रहा है, मेरे को ही मालूम है, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च करके देखा है। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। एंड एक तो पढ़ाना और दूसरा समझना, दो अलग अलग चीजें हैं। पढ़ा तो कैसे भी लिया जा सकता है, लेकिन पढ़ाने का फायदा तब है जब एक बार आप अगर पेशेंस के साथ ये पढ़ लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जनरली अराइजेस, और इसलिए मैं बार बार ये लिखाता हूं, कंट्रोल ओवर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरली अराइजेस ड्यू टू लीगल राइट्स। ड्यू टू लीगल राइट्स। रेसिपी
does not meet definition of an asset, क्यों? As it is available for public, it is available for public as such entity doesn't have sole control. Thus entity doesn't have sole control, तो इसलिए हमें इसको एसेट के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि हमारा कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, इसको नेक्स्ट सेशन में बेटे अभी जारी रखेंगे।